मेरी बहन के नंबर हमेशा अजीब रहते थे। मैं 600 लाता तो वो 610 ले आती। मैं 610 तक पहुंचता तो वो तुरंत 620 पर पहुंच जाती। उसके नंबर हमेशा मुझसे ठीक 10 ज्यादा होते थे। लेकिन जिस दिन मैं छुट्टी लेकर परीक्षा नहीं देता, उसके नंबर तुरंत बहुत खराब हो जाते। तभी मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरी बहन के नंबर मेरे नंबरों से जुड़े हुए थे और उसी आधार पर मेरे दिमाग में एक पागलपन भरी योजना बनने लगी। अगर मैं बोर्ड परीक्षा में 740 से ऊपर ले आया तो क्या होगा। बोर्ड परीक्षा से पहले मैं किसी तपस्वी की तरह जी रहा था और मेरी बहन मौज में डूबी हुई थी। उसे भरोसा था कि मैं मौजूद हूँ, इसलिए वह बेलगाम हो गई थी। उसने पढ़ाई तक लगभग छोड़ दी थी। दोस्तों के साथ घूमना और हर वक्त मस्ती करना उसकी आदत बन गई थी। जब भी उसे पकड़ा जाता वह आंखें घुमा देती, फोन को मेज पर पटक कर कहती, इतना परेशान क्यों करते हो, टॉपर तो मैं ही बनूंगी। और मैं भी उसके इस भरोसे को टूटने नहीं दे रहा था। हर मॉक टेस्ट में मैं उसे आराम से पूरे साल की रैंकिंग में पहले नंबर पे पहुंचा देता। मैं चाहता था कि वह झूठे आसमान में ही झूमती रहे और मैं अंधेरे में छिपकर 741 की तरफ बढ़ता रहूं। 12वीं का आखिरी साल किसी कुंद चाकू की तरह मेरी नसों को रोज काट रहा था। मैं सुबह 5 बजे उठता और रात 12 बजे सोता। खाने और शौचालय जाने को छोड़कर बाकी हर पल सिर्फ सवालों में बीतता। मैंने खुद को उस छोटे से कमरे में बंद कर लिया था जहां सालों से धूप तक नहीं आई थी। मानो मैं कोई ऐसी मशीन हूं जो कभी रुकती ही नहीं। मेरे कमरे के ठीक बगल से कभी कभी बहन की हंसी सुनाई देती, कभी वीडियो कॉल की आवाज, कभी किसी ड्रामा सीरियल पर उसकी ऊंची चीख। कभी कभी वह जानबूझकर वॉल्यूम और बढ़ा देती, जैसे मुझे दिखा रही हो कि वह कितनी बेखौफ है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने हर शोर को बाहर करना सीख लिया था। मेरे दिमाग में बस एक ही नंबर घूमता रहता था, 741। ये संख्या मेरे दिल में गड़ी हुई कील बन चुकी थी। जब भी मैं हार मानने के बारे में सोचता, उसी दर्द को और जोर से दबा देता। वही दर्द मुझे होश में रखता। मार्च में लिन शौशा बार बार मेरे कमरे में आने लगी। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा वो बस कुछ ढूंढने आती है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। वह अब मुझे अलग नजरों से देखने लगी थी। उसकी आंखों में जांच भी थी और शक भी। एक दिन मैं गणित के सबसे कठिन सवाल पर बैठा हुआ था कि वह दरवाजा खोलकर अंदर आई। पीछे खड़ी होकर वह बहुत देर तक मेरी कॉपी को घूरती रही। भैया, आजकल इतने मन लगाकर क्यों पढ़ रहे हो? मैंने सिर उठाए बिना जवाब दिया। बस एग्जाम करीब है। वे थोड़ा और पास आ गई। लेकिन पहले तो तुम इतने पागलपन से नहीं पढ़ते थे। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। चेहरे पर मैंने कुछ नहीं दिखाया। जानबूझकर थके हुए स्वर में कहा, मम्मी पापा दबाव डाल रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर 985 में नहीं गया तो खर्चा बंद कर देंगे। लिन शौशा के चेहरे पर तनाव उतर गया। होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। तुम और 985? रहने दो। वह मुड़ी और चली गई। दरवाजा बंद होते ही मैं फिर से लिखने लगा। मेरे होठ अपने आप हल्के से उठ गए। बहुत अच्छा, ऐसे ही मुझे कम समझते रहो। तुम जितना मुझे हल्का समझोगी, मैं उतना सुरक्षित रहूंगा। लेकिन लिन शाओशाओ की सतर्कता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अगले दिनों में वो मुझसे बार बार पूछती रही कि कौन सा विषय सबसे मुश्किल लगता है, मॉक में कितने नंबर आएंगे। कभी कभी मेरे सामने ऐसे ताने मारती जैसे मेरा मन डगमगा जाए। मैं भी उसकी चाल समझकर जवाब देता रहा। हर मॉक में अपने नंबरों को जानबूझकर नियंत्रित रखता ताकि मैं बहुत ज्यादा चमक न जाऊं। सच में जो हथियार थे उन्हें मैंने मन में छिपा कर रखा था। सबसे कठिन सवाल, सबसे पेचीदा तरीके मैं सिर्फ रात में अकेले अभ्यास करता और जो भी रफ कॉपी बचती उसे फाड़कर सीधा टॉयलेट में बहा देता। एक निशान तक नहीं छोड़ता। मेरा हर कदम सोच समझ कर रखा गया था ताकि कोई भी मेरे असली इरादे तक न पहुंच सके। उस रात मैं एक कठिन प्रतियोगी प्रश्न हल कर रहा था कि तभी बाहर से आवाजें सुनाई दी। ड्राइंग रूम में माँ और लिन श्याओ श्याओ बात कर रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा थोड़ा सा खोला और उनकी बातें सुनने लगा। माँ चिंतित स्वर में बोली, श्याओ श्याओ, तुम्हारा भाई आजकल कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं कर रहा है। मैं देख रही हूँ दिन रात कमरे में बंद रहता है। वह हंस पड़ी। माँ, आपको किस बात की चिंता है? वह जितनी मेहनत करेगा मेरे नंबर उतने ही बढ़ेंगे। उसे पढ़ने दो, आखिर फायदा तो मुझे ही होगा। माँ भी हंसने लगी। सही कह रही है मेरी बेटी, उसे मेहनत करने दे, आखिर वह तेरे लिए ही तो काम कर रहा है। उनकी बातें सुनकर मेरी मुठ्ठियां कस गईं। नाखून हथेलियों में धंस गए। लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। अप्रैल की एक रात मैं हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था कि अचानक दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज, बहुत हल्की, जैसे कोई पकड़ा नहीं जाना चाहता हो। फिर धीरे धीरे हैंडल घूमने की आवाज आई। मैं तुरंत समझ गया कोई मुझे देखने आया है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ पढ़ने का नाटक करता रहा। लेकिन असली पढ़ाई वाली सारी सामग्री मैंने पहले ही छुपा दी थी। मेरी मेज पर सिर्फ आसान सवालों वाली कॉपियां रखी थी। दरवाजे की दरार से मैंने देखा वह लिन श्याओ श्याओ थी। वह मेरी मेज पर रखी चीजों को ध्यान से देख रही थी। मैंने जानबूझकर बड़बड़ाना शुरू किया। फिर गलत हो गया। ये सवाल इतना मुश्किल क्यों है? फिर मैंने कॉपी बंद की और थके हुए इंसान की तरह मेज पर सिर रख दिया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा फिर बंद हो गया। उसके कदमों की आवाज दूर चली गई। मैं सीधा बैठ गया और हल्की मुस्कान मेरे होठों पर आ गई। लिन श्याओ श्याओ, जितना ज्यादा तुम मुझसे डरोगी उतना ही साबित होगा कि तुम्हें सच पता है। तुम जानती हो कि वो नंबर तुम्हारे नहीं है। तुम सिर्फ एक परजीवी हो। मेरे बिना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। मई की मॉक परीक्षा में मैंने 695 अंक हासिल किए और हमेशा की तरह लिन श्याओ श्याओ ने 705 अंक हासिल कर लिए। स्कूल में फिर वही हुआ। पहली रैंक, तारीफें, सम्मान, सब उसी के हिस्से में गया। रिजल्ट वाले दिन घर में जश्न मनाया गया। माँ पापा उसके चारों ओर घूम रहे थे। टेबल पर उसकी पसंद के खाने बने थे और मैं हमेशा की तरह एक कोने में बैठा चुपचाप खाना खा रहा था। पापा ने मुस्कुराकर कहा, श्याओ श्याओ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रदर्शन करती रहो। माँ ने गर्व से कहा। मेरी बेटी तो शुरू से ही होशियार थी। लिन श्याओ श्याओ ने मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कान में घमंड और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। भैया, थोड़ा और मेहनत करो, ज्यादा पीछे मत रह जाना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाना खाता रहा। लेकिन मन ही मन हंस रहा था। मजे कर लो, जितना करना है कर लो, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सुनहरा दौर है। उस रात मैं
देर तक सो नहीं पाया। बिस्तर पर लेटा हुआ बार बार आने वाली बोर्ड परीक्षा के बारे में सोचता रहा। क्या होगा? क्या मेरी योजना सचमुच सफल होगी? आखिर जून आ गया। परीक्षा शुरू होने में बस एक दिन बाकी था। 6 जून की रात लिन श्याओ श्याओ दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। कह रही थी कि टॉपर बनने की खुशी पहले से ही मना लेनी चाहिए। माँ ने उसे रोका तक नहीं, उल्टा पैसे देकर बोली, जाओ बेटी, थोड़ा आराम कर लो। मैं कमरे की दरार से ये सब देख रहा था। दिल में ना गुस्सा था ना दुख, सिर्फ एक अजीब सी विडंबना महसूस हो रही थी। उस रात मैं ठीक 8 बजे सो गया। अलार्म सुबह 6 बजे का लगाया। बिस्तर पर लेटते ही मुझे महसूस हुआ मैं पहले कभी इतना शांत नहीं था। जैसे कोई तलवार वर्षों तक म्यान में रहने के बाद कल पहली बार बाहर निकलने वाली हो। मेरी सारी मेहनत, सारी तकलीफें, सारी सहनशीलता अब फल देने वाली थी। अगली सुबह मैं समय पर उठा, थोड़ा नाश्ता किया और परीक्षा केंद्र के लिए निकल गया। मालिन श्याओ श्याओ को छोड़ने गई। मुझसे सिर्फ इतना कहा, अच्छे से परीक्षा देना। मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था यह आखिरी बार था। आज के बाद हमारी राहें हमेशा के लिए अलग होने वाली थीं। परीक्षा केंद्र हमारे स्कूल की पुरानी इमारत में था। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। खिड़की के पास वाली सीट, धूप सीधे अंदर आ रही थी। मैंने अपनी स्टेशनरी एक एक करके मेज पर रखी, गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। फिर मन ही मन खुद से कहा, लिन फेंग, तुमने इस दिन का 18 साल इंतजार किया है, अब हारना मत। भाषा परीक्षा की घंटी बजी। जैसे ही मैंने प्रश्न पत्र खोला, मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ और शांत है। हर सवाल जाना पहचाना लग रहा था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे जाल मुझे पहले से दिखाई दे रहे थे और निबंध का विषय वह तो बिल्कुल वैसा ही था जिसकी मैंने न जाने कितनी बार प्रैक्टिस की थी। मेरी कलम बिना रुके चलती रही, जैसे शब्द खुद ब खुद कागज पर उतर रहे हों। परीक्षा खत्म हुई। मैं जैसे ही हॉल से बाहर निकला, लिन श्याओ श्याओ दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। आज उसने बहुत सज धज कर मेकअप किया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी घबराहट मैं साफ देख सकता था। उसने तुरंत पूछा, कैसा गया पेपर? मैंने सामान्य स्वर में कहा, ठीक ठाक। वो संतुष्ट नहीं हुई। ठीक ठाक मतलब क्या? कितने सवाल गलत हुए? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब मुझे समझ आ गया था, वह मेरा हाल नहीं पूछ रही थी। वह ये जानना चाहती थी कि मैंने कितना स्कोर किया है, ताकि अपने नंबरों का अंदाजा लगा सके। मैंने कंधे उचकाए, पता नहीं। मैंने किसी से उत्तर नहीं मिलाया। उसने होंठ भींच लिए। जवाब उसे पसंद नहीं आया, लेकिन वो और कुछ पूछ नहीं सकी। मुड़ी और चली गई। मैं उसकी पीठ को देखता रहा। मन ही मन बोला, जल्दी किस बात की है? कल तक सब पता चल जाएगा और तब घबराने की बारी तुम्हारी होगी। उस दोपहर गणित की परीक्षा थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन परीक्षा के बीच में अचानक मेरे पेट में तेज दर्द उठने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से चाकू घोंप दिया हो। ठंडा पसीना पूरे शरीर पर फैल गया। कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं डेस्क पर झुक गया। निरीक्षक शिक्षक तुरंत मेरे पास आए। धीरे से बोले, बेटा ठीक हो? जरूरत हो तो मेडिकल रूम चलो। मैंने सिर हिला दिया, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। 18 साल, मैंने इस दिन का 18 साल इंतजार किया था। अब पीछे हटना असंभव था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपनी जांघ में नाखून गड़ा दिए। तेज दर्द ने कुछ देर के लिए पेट का दर्द भुला दिया। फिर मैं दोबारा सवाल हल करने लगा। कई बार संख्याएं धुंधली दिखाई देती, कई बार दिमाग सुनने पड़ जाता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक एक सवाल पूरा किया, आखिरी बड़े प्रश्न तक पहुंचा। उसे हल करने के बाद मैंने 3 अलग अलग तरीकों से दोबारा जांच की। जब पूरी तरह संतुष्ट हो गया, तभी पेन नीचे रखा। परीक्षा खत्म होते होते मैं लगभग टूट चुका था। हॉल से निकलकर एक सुनसान कोने में जाकर बैठ गया। काफी देर तक वहीं सांस संभालता रहा। उसी समय मेरे फोन पर संदेश आया, लिन श्याओ श्याओ का। गणित कैसा गया? मैंने सिर्फ 2 शब्द भेजे, सामान्य रहा। कुछ सेकंड बाद उसकी तरफ से एक मुस्कुराता हुआ इमोजी आया। स्पष्ट था वह सोच रही थी कि इस बार भी उसने मुझे पीछे छोड़ दिया है। मैं स्क्रीन को देखता रहा और हल्का सा हंस पड़ा। अज्ञानता सच में बहुत बड़ा आत्मविश्वास देती है। और यह दिन विज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षा थी। तब तक मेरी तबीयत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और ये दोनों विषय मेरी सबसे बड़ी ताकत थे, खासकर विज्ञान। भौतिकी के बड़े सवाल, रसायन विज्ञान के जटिल निष्कर्ष, जीव विज्ञान के आनुवंशिकी वाले प्रश्न, सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने सैकड़ों बार अभ्यास किया था। मैं बिना रुके लिखता चला गया। मैंने इन पर अनगिनत घंटे खर्च किए थे। जैसे ही प्रश्न पत्र हाथ में आया, मेरे भीतर एक अजीब आत्मविश्वास जाग उठा। उत्तर लिखते समय मेरी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकी। सब कुछ इतना सहज चल रहा था, मानो पानी अपनी धारा में बह रहा हो। पेपर खत्म होने तक मेरे पास लगभग 20 मिनट अतिरिक्त बच गए। मैंने उन 20 मिनटों में हर उत्तर 2-2 बार जांचा। मुझे किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी थी। अंग्रेजी की परीक्षा तो उससे भी आसान लगी। निबंध, रीडिंग और व्याकरण, सब कुछ उम्मीद से बेहतर हुआ। पेपर खत्म होने तक मुझे पूरा विश्वास हो चुका था, इस बार मैं अपनी सीमा पार कर दी है। यह मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद जब मैं स्कूल की इमारत से बाहर निकला तो कुछ क्षणों के लिए वहीं खड़ा रह गया। मैंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। दोपहर की तेज धूप सीधे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन इस बार मैंने उससे बचने की कोशिश नहीं की। मैं बस वहीं खड़ा रहा, आंखें बंद करके उस गर्माहट को महसूस करता रहा। 18 साल, पूरे 18 साल, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाने वाली थी। उसी समय लिन श्याओ श्याओ दौड़ती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। आज वह बेहद चमकदार कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब लालच भी चमक रहा था। उसने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ इस बार कैसा हुआ? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बहुत अच्छा। जिंदगी में पहले कभी इतना अच्छा नहीं हुआ। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी, बस जैसे खुशी से पागल हो गई। अगले ही पल वह मुड़ी और दौड़ती हुई माँ पापा के पास पहुंच गई। दूर से उसकी उत्साहित आवाज सुनाई दी, भैया कह रहे हैं कि इस बार उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो मेरा रिजल्ट भी जरूर शानदार आएगा। मैं उसे दूर जाते हुए देखता रहा और फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान किसी विजेता की नहीं थी, वह मुस्कान एक शिकारी की थी जो अपने जाल में फंसते हुए शिकार को देख रहा हो। लिन श्याओ श्याओ, क्या तुम्हें पता है कि इस समय तुम कैसी लग रही हो? एक ऐसी पतंगा जो आग की लपटों की ओर उड़ रही हो और उसे सूरज समझ रही हो। परीक्षा समाप्त होने के बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं और जैसे ही परीक्षा का दबाव खत्म हुआ, लिन श्याओ श्याओ पूरी तरह बेलगाम हो गई।
उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ माँ पापा से घोषणा कर दी कि वह प्रांत के टॉप 10 छात्रों में आने वाली है। इतना ही नहीं, रिजल्ट आने से पहले ही उसने भविष्य के टॉपर की तरह खर्च करना शुरू कर दिया। नया मोबाइल खरीदा गया, नया लैपटॉप खरीदा गया, महंगे कपड़े खरीदे गए और फिर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल गई। माँ पापा की वर्षों की जमा पूंजी ऐसे खर्च हो रही थी मानो पैसे पेड़ों पर उगते हो। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हर दिन नई तस्वीरों से भर जाती, कहीं महंगे रेस्तरां में खाना खाते हुए, कहीं दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए, कहीं शॉपिंग करते हुए। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो रिजल्ट पहले घोषित हो चुका हो। एक रात मैंने उसकी नई पोस्ट देखी। वह किसी आलीशान रेस्तरां में बैठी थी, टेबल पर महंगे व्यंजन सजे हुए थे और तस्वीर के नीचे कैप्शन लिखा था, भविष्य के टॉपर का प्री सेलिब्रेशन। नीचे सैकड़ों लाइक और कमेंट थे, वाह श्याओ श्याओ, कमाल हो, रिजल्ट आने के बाद पार्टी देना मत भूलना, हमारी भावी प्रांतीय टॉपर। मैं कुछ देर तक उन टिप्पणियों को देखता रहा, फिर फोन बंद कर दिया। मुझे ये सब बेहद हास्यास्पद लगा था। उधर मैं गांव जाकर दादाजी से मिलने की सोच रहा था। मैंने माँ बाप से सिर्फ आने जाने का किराया मांगा, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही माँ ने मुझे रोक दिया। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, अभी घर में पैसे नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि श्याओ श्याओ को कितनी जरूरतें हैं। मैं कुछ क्षण उन्हें देखता रहा। मन में घृणा की एक लहर उठी। मेरे लिए उनके पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन लिन श्याओ श्याओ पर वे हजारों लाखों खर्च कर सकते थे। यही मेरे माता पिता थे। पिताजी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। उन्होंने बिना सिर घुमाए कहा, अगर जाना है तो खुद इंतजाम करो, घर से किसी मदद की उम्मीद मत रखना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। अगली सुबह मैं सीधे निर्माण स्थल पर गया और मजदूरी का काम पकड़ लिया। तपती धूप सिर पर आग बरसा रही थी, शरीर थक कर टूट जाता था, लेकिन मैंने दांत भींचकर काम जारी रखा। आधे महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद मैं थोड़ा बहुत पैसा जमा कर पाया, इतना कि गांव जाने का किराया निकल सके और दादाजी के लिए कुछ जरूरी चीजें भी खरीदी जा सके। वह मेरे जीवन के सबसे कठिन 15 दिनों में से एक था, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि कम से कम वो मेहनत मेरी अपनी थी, किसी और के लिए नहीं। आखिरकार रिजल्ट आने का दिन भी आ पहुंचा और संयोग से उसी दिन लिन श्याओ श्याओ का 18वां जन्मदिन भी था। अपने जीवन के सबसे गौरवशाली क्षण का प्रदर्शन करने के लिए उसने एक बेहद भव्य जन्मदिन समारोह आयोजित करवाया। माँ पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी, यहाँ तक कि कई ऐसे लोग भी बुलाए गए जिनसे वर्षों से कोई संपर्क नहीं था। पूरा बैंक्वेट हॉल लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी और बधाइयों की आवाजें गूंज रही थी। एक दूर के रिश्तेदार ने पिताजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लाओ लिन, तुम्हारे परिवार पर तो सचमुच भाग्य मेहरबान है, जुड़वा बच्चे और दोनों इतने होनहार। तुरंत दूसरे व्यक्ति ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन उसके शब्दों में हल्का व्यंग्य भी था। अरे बड़े बेटे को छोड़ो, वह तो बस किताबों में सिर गड़ाए रहने वाला लड़का है। असल में तो श्याओ श्याओ ही परिवार का गौरव है। सुंदर भी है, समझदार भी और पढ़ाई में भी अव्वल। आसपास खड़े लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियां लिन श्याओ श्याओ को घेरे खड़े थे, मानो वह कोई सुपरस्टार हो। मेरी एक चचेरी बहन तो ईर्ष्या से लगभग रो ही पड़ी। दीदी, आप तो सचमुच जीवन की विजेता हैं। जल्द ही त्सिंगहुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मिलेगा, फिर कोई हैंडसम बॉयफ्रेंड भी मिल जाएगा। सच कहूं तो मैं आपसे बहुत जलती हूँ। लिन श्याओ श्याओ गर्व से मुस्कुराई, फिर घड़ी की ओर देखा। रिजल्ट घोषित होने का समय लगभग आ गया है। किसी ने उत्साहित होकर कहा, अगर सच में प्रांत की टॉपर बनी हो तो विश्वविद्यालय वाले पहले ही फोन करना शुरू कर देंगे। और ठीक उसी क्षण एक मोबाइल फोन बज उठा, लेकिन वह फोन लिन श्याओ श्याओ का नहीं था, वह मेरा था। फोन की घंटी बजते ही पूरा हॉल कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। सभी की निगाहें मेरी तरफ मुड़ गई। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली, नंबर अनजान था। मैंने कॉल रिसीव की। हेलो, क्या मैं लिन फेंग से बात कर रहा हूँ? फोन के दूसरी तरफ एक विनम्र महिला की आवाज थी। जी, मैं ही बोल रहा हूँ, महिला उत्साहित स्वर में बोली। हम छिंगहुआ विश्वविद्यालय के प्रवेश विभाग से बोल रहे हैं। आपके उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों को देखते हुए हम आपको हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश का औपचारिक निमंत्रण देना चाहते हैं। मैं कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। हालांकि मुझे अपने प्रदर्शन पर विश्वास था, फिर भी एक क्षण आने पर दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने विनम्रता से धन्यवाद दिया और कहा कि मैं सोच समझकर निर्णय लूंगा। लेकिन फोन कटते ही दूसरा फोन आ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। पेकिंग यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रवेश अधिकारी लगातार संपर्क करने लगे। मैं हर कॉल का शालीनता से उत्तर देता रहा। पूरा हॉल स्तब्ध होकर दृश्य देख रहा था। उधर लिन श्याओ श्याओ के चेहरे का रंग लगातार बदल रहा था। उसका मोबाइल अभी पूरी तरह शांत था। एक भी कॉल नहीं, एक भी संदेश नहीं। उसकी आंखें धीरे धीरे फैलती जा रही थी, मानो वह समझ ही नहीं पा रही हो कि आखिर हो क्या रहा है। माँ और पिताजी भी घबराने लगे। वे बार बार उसकी ओर देखते, फिर मेरी ओर, फिर वापस उसकी ओर, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लिन श्याओ श्याओ ने किसी तरह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, फिर दांत भींचकर बोली, सबसे अच्छा हमेशा आखिर में आता है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसी समय आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल खुल गया। पूरा हॉल अचानक सक्रिय हो उठा। सब लोग अपने अपने फोन निकालने लगे। किसी ने कहा, जल्दी करो, रिजल्ट देखो। किसी ने उत्साहित होकर कहा, आज इतिहास बनने वाला है। मैं एक शांत कोने में जाकर खड़ा हो गया, फिर अपना प्रवेश पत्र नंबर दर्ज किया। हालांकि मुझे अपने परिणाम पर पूरा भरोसा था, फिर भी उंगलियों में हल्का कंपन था। आखिर ये वह क्षण था जिसके लिए मैंने 18 वर्षों तक संघर्ष किया था। स्क्रीन लोड हुई और अगले ही पल परिणाम सामने आ गया। 741 अंक। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। दिल की धड़कन तेज हो गई, फिर धीरे धीरे होंठों पर मुस्कान उभर आई। सफलता। मैं सचमुच सफल हो गया था। मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। 741 अंक, प्रांत का शीर्ष स्कोर।
इतने वर्षों की मेहनत, अनगिनत रातों की जागरण और अनगिनत त्याग, सब आखिरकार सफल हो गए थे। माँ ने सबसे पहले मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज में कोई विशेष उत्साह नहीं था। कितने अंक आए? मैंने बिना कुछ कहे फोन उनकी ओर बढ़ा दिया। स्क्रीन पर चमकता हुआ नंबर साफ दिखाई दे रहा था, 741। आसपास खड़े लोगों के मुंह से एक साथ आश्चर्य की आवाज निकली, 741? इतने ज्यादा? ये तो प्रांत के टॉप स्कोर में होगा। लेकिन माँ ने बस एक बार स्क्रीन देखी, फिर हल्का सा सिर हिलाया और तुरंत मुड़कर लिन श्याओ श्याओ की तरफ चली गई। उनकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। जल्दी करो श्याओ श्याओ, अगर तुम्हारे भैया के 741 हैं तो तुम्हारे कम से कम 751 होने चाहिए। पूरा हॉल फिर से लिन श्याओ श्याओ के चारों ओर जमा हो गया। वह अब लोगों से घिरी खड़ी थी, भागने की कोई जगह नहीं थी। उसके कांपते हुए हाथों ने फोन उठाया, फिर उसने धीरे धीरे परिणाम देखे वाले बटन पर क्लिक किया। अगले ही पल उसका चेहरा जम गया, मानो समय रुक गया हो। आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं और स्क्रीन पर 3 चमकते हुए लाल अंक दिखाई दे रहे थे, 751। पूरा हॉल एक पल में मौत जैसी खामोशी में उब गया। 751 अंक, भैया से पूरे 10 अंक ज्यादा। श्याओ श्याओ तो सच में जीनियस निकली। एक दूर के रिश्तेदार ने बिना सोचे समझे उत्साह में ताली बजा दी। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह अचानक रुक गया, चेहरे पर उलझन उभर आई। 1 मिनट, अगर मुझे सही याद है तो गाउकाओ का कुल पूर्णांक 750 ही होता है ना? उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सभी लोगों के चेहरे जम गए। हर नजर सीधे लिन श्याओ श्याओ के फोन पर टिक गई। लिन श्याओ श्याओ का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया, माथे पर ठंडा पसीना उभर आया। वह घबरा कर चिल्लाई, ये सिस्टम की गलती है। इतने लोग एक साथ रिजल्ट देख रहे हैं, सर्वर क्रैश हो गया होगा। वो पागलों की तरह स्क्रीन रिफ्रेश करने की, एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन स्क्रीन पर वही 3 लाल अंक चमकते रहे, 751। वह अतिरिक्त एक अंक मानो उसके चेहरे पर पड़ता हुआ एक जोरदार तमाचा था। किसी ने सुझाव दिया, दूसरे फोन में चेक करके देखो, शायद कैश की समस्या हो। लिन श्याओ श्याओ ने तुरंत किसी और का मोबाइल छीन लिया, फिर से लॉगिन किया, लेकिन परिणाम वही था, 751। अब उसके हाथ कांपने लगे थे, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय बैंक्वेट हॉल का दरवाजा अचानक खुला। अंदर कई लोग दाखिल हुए, कुछ पुलिस अधिकारी और कुछ शिक्षा विभाग के कर्मचारी। उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। पूरे हॉल का माहौल पल भर में बदल गया। सबकी बातचीत रुक गई, सन्नाटा छा गया। आगे खड़े अधिकारी ने चारों ओर नजर घुमाई और ऊंची आवाज में पूछा, लिन श्याओ श्याओ कौन है? लिन श्याओ श्याओ का शरीर कांप उठा। अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, शिक्षा परीक्षा प्राधिकरण ने आपके स्कोर में अत्यंत असामान्यता पाई है। हमें संदेह है कि या तो सिस्टम पर अवैध हमला हुआ है या फिर किसी प्रकार की गंभीर परीक्षा धोखाधड़ी। कृपया हमारे साथ चलिए, आपसे पूछताछ करनी होगी। ये सुनते ही लिन श्याओ श्याओ के पैरों से मानो जान निकल गई। वो सीधे जमीन पर बैठ गई, चेहरा बिल्कुल भूत जैसा सफेद हो चुका था। माँ और पिताजी भी बुरी तरह घबरा गए, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने अपनी बेटी को संभालने की कोशिश भी नहीं की। उनका पहला विचार कुछ और था, उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। और हमेशा की तरह उनकी नजर मुझ पर आकर रुकी। माँ ने अचानक मुझे आगे धक्का दे दिया, उंगली मेरी तरफ तान कर चिल्लाई, वही है, यही सब उसी ने किया है। उसे अपनी बहन से जलन थी, उसी ने सिस्टम हैक करके नंबर बदल दिया होंगे। अफसर साहब, इसे पकड़िए, मेरी बेटी निर्दोष है। मैं कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा, फिर हल्की सी हंसी मेरे होठों पर आ गई। फिर वही पुरानी कहानी, जब भी मुसीबत आती है मुझे ढाल बना दिया जाता है, चाहे आरोप कितना भी बेतुका क्यों ना हो, चाहे उसमें रत्ती भर भी तर्क न हो, बस उनकी प्यारी बेटी बच जानी चाहिए। उसके लिए मैं कुर्बान हो जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार मेरे दिल में न दर्द था न गुस्सा, सिर्फ एक अजीब सी राहत थी। मैंने माँ का हाथ झटक दिया, फिर उन सबकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, मैं कोई हैकर नहीं हूँ, मैं लिन फेन हूँ, इस साल का प्रांतीय विज्ञान वर्ग का टॉपर। मैंने सीधे लिन श्याओ श्याओ की तरफ इशारा किया। और जहां तक 751 अंकों की बात है, वह कारनामा इस लड़की ने किया है। पिताजी गुस्से से पागल हो गए। वह मेरी तरफ लपके और हाथ उठाकर थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं वो बच्चा नहीं था जो चुपचाप मार खा ले। मैंने उनका हाथ बीच हवा में पकड़ लिया, कलाई इतनी जोर से दबाई कि उनका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। मैंने ठंडी नजरों से उन्हें देखा, हिम्मत है तो मारकर दिखाइए, अधिकारियों के सामने खड़े हैं आप, और अब मैं वह लड़का नहीं रहा जिसे आप जब चाहे दबा दें। पिताजी कुछ पल के लिए पूरी तरह जड़ हो गए। मैंने हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गया। उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि 18 साल से मेरे ऊपर रखा गया अदृश्य बोझ आखिरकार टूट चुका था। अब इस परिवार में कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता था, कोई मुझे कुचल नहीं सकता था। ये जन्मदिन की पार्टी जो लिन श्याओ श्याओ की महान सफलता दिखाने के लिए आयोजित की गई थी, अब पूरी तरह एक तमाशा बन चुकी थी। कुछ देर बाद जांच के लिए लिन श्याओ श्याओ को अधिकारियों के साथ जाना पड़ा। पीछे सिर्फ अफरा तफरी, टूटी हुई प्रतिष्ठा और शर्मिंदगी बची। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात 751 अंक वाली लड़की पूरे इंटरनेट पर छा गई। सोशल मीडिया फट पड़ा, हर जगह उसी की चर्चा थी। लोग मजाक उड़ा रहे थे, मीम्स बना रहे थे। कोई लिख रहा था, लोभ का भी कोई अंत होता है। 750 में संतुष्ट नहीं हुई तो 751 ही ले आई। कोई कह रहा था, धोखा देना है तो थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। और कुछ लोग पूछ रहे थे, ये परीक्षा प्रणाली का अपमान है या परीक्षकों का? कुछ ही घंटों में नेटिजन्स ने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी ढूंढ निकाली। वहां पिछले 6 महीनों की तस्वीरें भरी पड़ी थी। पार्टी, घूमना, शॉपिंग, मौज मस्ती, पढ़ाई का नामो निशान नहीं। जनमत पूरी तरह उसके खिलाफ हो गया। हर कोई यही मान रहा था कि उसने किसी तरह अंक बदलवाने की कोशिश की थी, लेकिन लालच में आकर एक अंक ज्यादा जोड़ दिया। मैं फोन पर ये सारी टिप्पणियां पढ़ रहा था और पहली बार मुझे लगा कि 18 वर्षों का इंतजार व्यर्थ नहीं गया। आखिरकार सच्चाई दुनिया के सामने आने लगी थी। जांच का परिणाम उम्मीद से भी जल्दी आ गया। शिक्षा विभाग ने घोषणा की कि लिन श्याओ श्याओ की उत्तर पुस्तिका में गंभीर असामान्यता पाई गई है। चयनात्मक प्रश्नों की स्कैनिंग के दौरान किसी अज्ञात कारण से उसके कुल अंकों में एक अतिरिक्त अंक जुड़ गया था। यही वजह थी कि उसका कुल स्कोर 750 की सीमा पार करके
751 तक पहुंच गया। हालांकि सीधे तौर पर यह साबित नहीं हो पाया कि उसने स्वयं उत्तर पत्र में छेड़छाड़ की थी, लेकिन निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने एक बड़ा फैसला लिया। उसे विशेष निगरानी में दोबारा परीक्षा देनी होगी। जैसे ही ये खबर घर पहुंची, लिन श्याओ श्याओ का चेहरा उड़ गया। वह सोफे से उछलकर खड़ी हो गई। क्या मतलब दोबारा परीक्षा? मैं क्यों दोबारा परीक्षा दूं? मेरे अंक असली हैं, गलती सिस्टम की है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। पिताजी का चेहरा काला पड़ चुका था। उन्होंने दबी आवाज में डांटा, चिल्लाना बंद करो, पूरे मोहल्ले को सुनाना है क्या? माँ भी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी बेटी का पक्ष लेने की कोशिश कर रही थी। घबराओ मत श्याओ श्याओ, बस एक परीक्षा ही तो है, तुम इतनी होशियार हो, फिर से अच्छा कर लोगी। लेकिन लिन श्याओ श्याओ के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं, मैं अकेले परीक्षा नहीं दूंगी। उसकी नजर सीधे मेरी तरफ गई। अगले ही पल वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरी बाह पकड़ ली। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में धंस गईं, आंखें लाल हो चुकी थीं। भैया, तुम भी मेरे साथ परीक्षा दोगे? तुम्हें मेरे साथ बैठना होगा। मैंने उसकी पकड़ झटक दी। आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। फिर शांत स्वर में कहा, मैं पहले ही परीक्षा दे चुका हूँ, मैं दोबारा क्यों परीक्षा दूं? लिन श्याओ श्याओ मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई असंभव बात कह दी हो। शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उसे मना भी कर सकता हूँ। तभी माँ तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। लिन फिंग, तुम्हारी बहन इतनी मुश्किल में है, क्या तुम उसकी थोड़ी मदद भी नहीं कर सकते? पिताजी ने भी समर्थन किया। यह पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है, तुम उसके साथ दोबारा परीक्षा दे दो। मैं उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से पूछा, परिवार की इज्जत या सिर्फ लिन श्याओ श्याओ की इज्जत? कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, उसकी समस्या से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं दोबारा परीक्षा नहीं दूंगा। ये कहकर मैं सीधे अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद किया और भीतर से ताला लगा दिया। बाहर से लगातार आवाजें आती रहीं, माँ की डांट, पिताजी का गुस्सा और लिन श्याओ श्याओ का रोना, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। आखिरकार शिक्षा विभाग ने भी उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया। उसे अकेले ही पुनर्परीक्षा देनी पड़ी और वही पुनर्परीक्षा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने लाने वाली थी। पुनर्परीक्षा का दिन आखिर आ ही गया। इस बार पूरा इंतजाम शिक्षा विभाग की निगरानी में किया गया था। परीक्षा केंद्र शहर के शिक्षा ब्यूरो की एक विशेष इमारत में बनाया गया। कमरे में कई कैमरे लगे हुए थे। 3 निरीक्षक लगातार उस पर नजर रख रहे थे। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना पूरी तरह खत्म कर दी गई थी। लिन श्याओ श्याओ का चेहरा उस दिन बेहद पीला था। वह पहले की तरह आत्मविश्वासी बिल्कुल नहीं दिख रही थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे परीक्षा देनी ही थी। परीक्षा शुरू हुई और परिणाम बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा मैंने सोचा था। वो बुरी तरह असफल हो गई। अंतिम कुल अंक 157। हाँ, सिर्फ 157 अंक। यहाँ तक कि उसके पुराने औसत अंकों से भी कम। पिछले 6 महीनों में उसने पढ़ाई लगभग छोड़ ही दी थी। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, मौज मस्ती करना और खुद को भविष्य की टॉपर समझना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। ऐसी हालत में अच्छे अंक आना असंभव था। जब पुनर्परीक्षा का परिणाम सार्वजनिक हुआ तो पूरा इंटरनेट फट पड़ा। 751 अंक और फिर 157 अंक। यह अंतर इतना हास्यास्पद था कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। टिप्पणियां लगातार वायरल होने लगी। अब असली स्तर सामने आ गया। 751 अंक तो निश्चित रूप से नकली थे। इतनी बड़ी गिरावट संभव ही नहीं है। किसी ने तो दोनों अंकों को साथ रखकर एक मीम भी बना दिया। ऊपर लिखा था, स्वर्ग से नरक तक की दूरी, एक पुनर्परीक्षा। यह मीम कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया। लिन श्याओ श्याओ पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी बनाई हुई झूठी छवि एक ही दिन में बिखर गई। अब कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अब दुनिया पहली बार सच देखने लगी थी। 751 अंकों और 157 अंकों के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि पूरा इंटरनेट हिल गया। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक टिप्पणी सबसे ज्यादा वायरल हुई, स्वर्ग से नरक तक पहुंचने में सिर्फ एक पुनर्परीक्षा लगी। दूसरे ने लिखा, 751 से 157, ये तो किसी कॉमेडी फिल्म की कहानी लगती है। कुछ लोगों ने तो मीम्स बनाकर पूरे मामले को इंटरनेट का सबसे बड़ा मजाक घोषित कर दिया। लिन श्याओ श्याओ इस सार्वजनिक अपमान को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। उसने कई बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जितना वह समझाने की कोशिश करती, उतना ही लोग उसका मजाक उड़ाते। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसके पुराने शैक्षणिक रिकॉर्ड निकाल लिए और फिर एक और सच्चाई सामने आ गई। हाई स्कूल में प्रवेश करने से पहले उसके अंक कभी अच्छे नहीं रहे थे। वह हमेशा साधारण से भी नीचे की छात्रा रही थी, लेकिन 12वीं कक्षा के दौरान अचानक उसके अंक आसमान छूने लगे। ये बदलाव इतना असामान्य था कि लोगों को और भी ज्यादा शक होने लगा। उधर किसी ने मेरे पुराने रिकॉर्ड निकाल लिए। प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक हर परीक्षा में मेरे अंक लगभग हमेशा शीर्ष स्तर पर रहे थे। मैं लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करता आया था। जब दोनों के रिकॉर्ड एक साथ लोगों के सामने आए तो इंटरनेट का रुख पूरी तरह बदल गया। अब लोगों को समझ आने लगा कि असली प्रतिभा कौन थी। कई लोगों ने टिप्पणी की, एक की सफलता सालों की मेहनत का परिणाम है, दूसरी की सफलता तो अचानक कहीं से टपक पड़ी थी। क्या दोनों सच में एक ही परिवार से हैं? इन दोनों के बीच का अंतर तो बहुत ज्यादा है। मैं उन टिप्पणियों को पढ़ते हुए चुप बैठा रहा। दिल में एक अजीब सा एहसास था। कभी मुझे लगता था कि अगर मैं बहुत अच्छे अंक ले आऊं तो माँ पिताजी मुझे भी महत्व देंगे, लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ आ चुकी थी। मेरे अंक चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनकी नजरों में मैं कभी लिन श्याओ श्याओ से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन सकता था, क्योंकि उन्हें एक सफल बेटे की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ ऐसा बेटा चाहिए था जो उनकी बेटी के लिए सहारा बन सके, जो हर समय उसके पीछे खड़ा रहे, जो उसके लिए अपने सपनों की बलि दे दे। उसी समय जो शिक्षक और सहपाठी पहले लिन श्याओ श्याओ की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। लोग उसे देखते ही फुसफुसाने लगते। पड़ोसी भी उसके परिवार के बारे में बातें करने लगे। माँ पिताजी जब बाहर निकलते तो उन्हें भी ताने सुनने पड़ते। वही परिवार है ना
जिसकी बेटी 751 अंक लाई थी, इतने सालों तक सबको बेवकूफ बनाती रही। कितनी शर्मनाक बात है। लिन शियाओ शियाओ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पर्दे हमेशा बंद रहते। वो वह बाहर निकलने से डरती थी, यहाँ तक कि खाना भी माँ उसके कमरे के बाहर रखकर चली जाती थी। वह किसी से मिलना नहीं चाहती थी, किसी से बात नहीं करना चाहती थी। और मेरे हाथ में पहले से ही चिंगबई मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रवेश पत्र था। मैंने अपना सामान पैक किया, फिर शहर छोड़कर गाँव चला गया, अपने दादाजी के पास। मेरे हिसाब से बस अगस्त के अंत तक इंतजार करना था, फिर कॉलेज शुरू होता और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाता। कम से कम उस समय तक मुझे ये लगता था। गांव की गर्मियां भट्टी की तरह तपती थीं, लेकिन वहां रहते हुए मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। दादाजी का पुराना घर पहाड़ की तलहटी में था। मिट्टी की 3 छोटी छोटी कोठरियां, आंगन में खड़ा एक पुराना बबूल का पेड़, चारों ओर झींगुरों की आवाजें। यही वह जगह थी जिसे मैं सच में अपना घर मानता था। जब से मुझे होश आया था, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय यहीं बिताया था। माँ पिताजी हमेशा कहते थे कि गाँव की हवा मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन मैं अब समझ चुका था कि असली कारण कुछ और था। वे नहीं चाहते थे कि मैं घर में रहूं। वे चाहते थे कि सारा प्यार, सारा ध्यान और सारे संसाधन सिर्फ लिन शियाओ शियाओ को मिले। मेरी मौजूदगी उनके लिए एक अतिरिक्त बोझ थी। दादाजी कभी माँ पिताजी की बुराई नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा चुपचाप मेरी देखभाल की, मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। वे अक्सर मुझसे कहते थे, गरीब परिवार के बच्चे के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। मैंने उनकी इस बात को दिल में हमेशा के लिए बसा लिया था। गाँव लौटने के बाद लगभग 20 दिन तक मैं वहीं रहा। हर सुबह जल्दी उठता, दादाजी के साथ मुर्गियों को दाना डालता, दिन में पढ़ाई करता, शाम को उनके साथ खेतों तक टहलने जाता और रात में पेड़ के नीचे बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनता। वे मेरे पिता के बचपन के बारे में बताते कि वे कितने शरारती थे। मेरी माँ के बारे में बताते कि शादी के बाद वह कितनी मेहनती थी। मैं चुपचाप सुनता रहता, क्योंकि जिन लोगों का वर्णन दादाजी कर रहे थे वे मेरे लिए लगभग अजनबी थे। मेरी यादों में तो वे कभी ऐसे नहीं थे। एक रात हम दोनों आंगन में बैठे थे, आसमान में चमकता हुआ चांद था। कुछ देर की खामोशी के बाद दादाजी ने अचानक पूछा, इस बार गाँव का कैसा गया? मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर कहा, शायद बहुत अच्छा। दादाजी ने सिर हिलाया, उनकी धुंधली आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ देर बाद उन्होंने लंबी सांस ली। मैंने जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया, अब बस तुमसे उम्मीद है। उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। मेरी नाक अचानक भर आई, क्योंकि इतने सालों में सिर्फ दादाजी ही थे जिन्होंने मुझसे ये कहा था। सिर्फ वही थे जो सच में चाहते थे कि मैं सफल हूं। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, दादाजी, जब मैं पढ़ाई पूरी कर लूंगा और नौकरी लग जाएगी तो आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। दादाजी हंस पड़े, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। शहर मेरे बस का नहीं, बस इतना जानता हूँ कि तुम खुश रहो। उस रात मैं मिट्टी के बिस्तर पर लेटा हुआ देर तक जागता रहा। खिड़की के बाहर झिंगुर गा रहे थे और मैं सोच रहा था, अब सब खत्म हो चुका है, जल्द ही कॉलेज शुरू होगा और मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन 12 अगस्त की दोपहर, जब विश्वविद्यालय खुलने में अभी आधा महीना बाकी था, एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। मैं आंगन में दादाजी की मदद से मक्खी सुखा रहा था, तभी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं ठिठक गया। माँ का फोन था, क्योंकि वो शायद ही कभी मुझे खुद फोन करती थी। मैंने कॉल उठाई और अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से रोने की आवाज सुनाई दी। माँ बुरी तरह रो रही थी, उनकी आवाज कांप रही थी। शियाओ फेंग, जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, शायद अब ज्यादा समय नहीं बचा। मेरे हाथ का मक्के का टोकरा लगभग गिर ही गया। दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ? कौन सी बीमारी है? किस अस्पताल में भर्ती है? लेकिन माँ ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बस लगातार रोती रही, जल्दी वापस आ जाओ, तुरंत वापस आ जाओ, और फिर कॉल कट गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रह गया, दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। दादाजी घर से बाहर आए। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मैंने सारी बात उन्हें बता दी। दादाजी का चेहरा भी बदल गया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए कहा, जैसा भी हो वह तुम्हारे पिता है, तुम्हें वापस जाकर देखना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, फिर जल्दी जल्दी कुछ कपड़े बैग में रखे। घर से निकलने ही वाला था कि दादाजी मेरे पीछे दौड़ते हुए आए। उन्होंने एक पुराना कपड़े का थैला मेरी ओर बढ़ाया। वह थैला काफी भारी था। इसे रख लो। मैंने खोला तो अंदर नोटों और सिक्कों का छोटा सा ढेर था, कुल मिलाकर लगभग 2000 युआन। मैं जानता था यह पैसा कहाँ से आया था। यह दादाजी की वर्षों की बचत थी, अंडे बेचकर, सब्जियां बेचकर, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा गया पैसा, उनकी बुढ़ापे की सुरक्षा। मैंने तुरंत मना करना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुने बिना हाथ हिला दिया। फिर धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। उनकी झुकी हुई पीठ देखकर मेरी आंखें भर आईं। गांव से शहर तक पहुंचने में लगभग 10 घंटे लगते थे। पहले बस, फिर ट्रेन, फिर हाई स्पीड रेल। मैं सबसे पहले उपलब्ध बस में बैठ गया। बस बड़खाबड़ सड़क पर झूलती हुई आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर पहाड़ और खेत तेजी से पीछे छूट रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा। और तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। मैंने माँ की बातों को दोबारा याद करना शुरू किया। अगर पिताजी सचमुच गंभीर हालत में होते तो वह अस्पताल का नाम बताती, बीमारी के बारे में बताती, डॉक्टरों की बात करती, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात दोहराई, जल्दी वापस आ जाओ। और उनका लहजा वह किसी चिंतित पत्नी जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो डर रही हो कि मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने तुरंत पिताजी को फोन लगाया। लाइन व्यस्त थी। फिर दोबारा लगाया, फिर भी व्यस्त। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उनके एक पुराने सहकर्मी का नंबर मिलाया। वह अंकल मुझे पहचानते थे। मैंने सावधानी से पूछा, अंकल, क्या मेरे पिताजी के साथ कुछ हुआ है? दूसरी तरफ कुछ क्षण की चुप्पी रही, फिर हैरान आवाज आई,
क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी तो बिल्कुल ठीक है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने हम सबको खाना खिलाया था। सब सामान्य है। मेरे भीतर आखिरी बची हुई शंका भी खत्म हो गई। मैंने बहाना बनाकर फोन काट दिया, फिर सीट पर पीछे टिक गया और खिड़की के बाहर देखते हुए लंबी सांस ली। अब सब साफ था। पिताजी बीमार नहीं थे। मुझे वापस बुलाने के लिए झूठ बोला गया था, लेकिन क्यों? ये सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा और कुछ घंटों बाद मुझे उसका जवाब भी मिल गया। बस की सीट पर बैठा मैं लगातार सोचता रहा, आखिर उन्होंने मुझे वापस बुलाने के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जितना ज्यादा सोचता गया, जवाब उतना ही स्पष्ट होता गया। लिन श्याओ का मामला पूरे देश में मजाक बन चुका था। 751 अंकों का कांड अभी तक लोगों की यादों से नहीं निकला था। उसकी पुनर्परीक्षा में 157 अंक आने के बाद अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। अगर वह दोबारा परीक्षा देती तो अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना लगभग असंभव था, क्योंकि उसकी वास्तविक क्षमता सबके सामने आ चुकी थी। लेकिन मैं अलग था। मेरे पास चिंगबई विश्वविद्यालय का प्रवेश पत्र था। कुछ ही हफ्तों में मैं नई जिंदगी शुरू करने वाला था, एक ऐसी जिंदगी जिसका मेरे परिवार पर कोई नियंत्रण नहीं होता। और शायद यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डराती थी। उनकी नजरों में मेरी असली कीमत क्या थी? एक बेटा? नहीं। एक इंसान? नहीं। उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक उपकरण था, एक ऐसा साधन जो लिन श्याओ को ऊंचा उठा सकता था। और अगर मैं उनके हाथ से निकल गया तो उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती। जब मुझे यह एहसास हुआ तो मेरे भीतर का तनाव अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। अगर वे खेल खेलना चाहते थे तो ठीक है, मैं भी खेलूंगा, लेकिन इस बार नियम मैं तय करूंगा। ट्रेन में बैठे बैठे मैंने तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने एक सस्ता सेकेंडरी मोबाइल खरीदा, फिर एक पावर बैंक, इसके बाद दोनों फोन पूरी तरह चार्ज किए। मैंने एक ऐसा ऐप इंस्टॉल किया जो वीडियो रिकॉर्ड होने के साथ साथ सीधे क्लाउड पर अपलोड करता था। मैंने कई बार उसकी जांच की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगर मेरा फोन छीन भी लिया जाए तो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहे। उसके बाद मैंने अपने विश्वविद्यालय के नए छात्रों के समूह में संदेश भेजा। वहां मेरी कुछ भावी रूममेट से पहचान हो चुकी थी। मैंने उन्हें स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया, फिर लिखा, अगर अगले 48 घंटे तक मेरा कोई संदेश न मिले तो कृपया पुलिस को सूचना दे देना। मैं अपनी लाइव लोकेशन भी साझा कर रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में जवाब आने लगे। भाई, तुम्हारा परिवार इतना जटिल है, चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो हम तुरंत पुलिस को कॉल करेंगे, सुरक्षित रहना। उन संदेशों को पढ़कर मेरे दिल में गर्माहट सी भर गई। अजीब बात थी, जिन लोगों से मैं कभी मिला भी नहीं था वे मेरी मदद करने को तैयार थे, और जिन लोगों के साथ मेरा खून का रिश्ता था वे मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। दुनिया सचमुच अजीब थी। जब मैं घर पहुंचा तब अगली शाम हो चुकी थी। सूरज डूबने वाला था। पुरानी इमारत सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। मैंने अपना सूटकेस नीचे रखा, फिर उस इमारत की ओर देखा जहां मैंने 12 साल बिताए थे, लेकिन जिसे मैं कभी अपना घर नहीं मान पाया। गहरी सांस लेकर मैं सीढ़ियां चढ़ गया और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने माँ खड़ी थी। उनकी आंखें लाल थीं, मानो अभी अभी रोकर आई हो, लेकिन मुझे नहीं पता था उन आंसुओं में कितना सच था और कितना अभिनय। माँ ने जैसे ही मुझे देखा, उनके चेहरे पर पहले आश्चर्य उभरा, फिर तुरंत एक बनावटी मुस्कान फैल गई। अरे श्याओ फिंग, तुम आ गए, जल्दी अंदर आओ, जल्दी। उनका यह असामान्य उत्साह देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरे साथ शायद ही कभी इतनी गर्मजोशी दिखाई थी। मैं बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया, लेकिन मेरी नजरें लगातार आसपास का निरीक्षण कर रही थी। बैठक में पिताजी आराम से सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। हाथ में रिमोट था। चेहरे पर सामान्य से भी ज्यादा स्वस्थ रंगत दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही व्यक्ति है जो कथित तौर पर मरणासन्न था। मैं दरवाजे के पास ही रुक गया, फिर शांत स्वर में पूछा, आपने कहा था पिताजी गंभीर रूप से बीमार है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। पिताजी ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की असहजता दिखाई दी। माँ की मुस्कान भी एक पल के लिए जम गई, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने जल्दी से सफाई दी। अरे वह तो बस गलतफहमी थी। कल उन्हें थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि कुछ गंभीर नहीं है। फिर उन्होंने जबरन हंसते हुए कहा, वैसे भी तुम जल्द ही विश्वविद्यालय जाने वाले हो, हमने सोचा क्यों ना पूरा परिवार एक बार साथ बैठकर समय बिताए। आखिर हम एक परिवार हैं, एक परिवार। ये शब्द सुनकर मेरे भीतर व्यंग्य भरी हंसी उठी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और अंदर आ गया। उसी समय मेरी नजर कमरे के कोने पर पड़ी। वहां लिन श्याओ बैठी थी। वो सोफे के कोने में सिकुड़ी हुई थी, बड़े ढीले ढाले कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। कुछ महीने पहले तक जो लड़की खुद को भविष्य की प्रांतीय टॉपर समझती थी, अब वो पहचानने भी नहीं आ रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया। हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ थे, नफरत, डर और कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं, फिर अपना सामान उठाकर सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। मेरा कमरा घर के सबसे अंदर वाले हिस्से में था, सिर्फ 10-12 वर्ग मीटर का। साल भर सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। बचपन में ये एक स्टोर रूम था। बाद में जब मुझे गांव से वापस बुलाया गया तब उसे जल्दी जल्दी साफ करके मेरे रहने लायक बनाया गया था। इसके विपरीत लिन श्याओ का कमरा घर का सबसे बड़ा कमरा था, दक्षिण दिशा में, खिड़कियों से भरा हुआ, उजला और आरामदायक। इस घर में संसाधनों का बंटवारा हमेशा ऐसा ही रहा था, स्पष्ट, निर्दयी और पूरी तरह एक तरफा। कमरे में प्रवेश करते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया, फिर व्यवस्थित तरीके से निरीक्षण शुरू किया। मेज, बुकशेल्फ, अलमारी, बिस्तर, किंचे, हर जगह। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरी अनुपस्थिति में किसी ने मेरे कमरे में छेड़छाड़ तो नहीं की। संतुष्ट होने के बाद मैंने बैग से अपना दूसरा मोबाइल निकाला, फिर उसे किताबों और पुराने सामान के ढेर के बीच सावधानी से छिपा दिया। कैमरे का कोण बिल्कुल दरवाजे की तरफ था। कमरे में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति साफ रिकॉर्ड हो जाता। मैंने रिकॉर्डिंग चालू की, साइलेंट मोड लगाया और फिर एक बार दोबारा सब कुछ जांच लिया। अब
जाल तैयार था, बस इंतजार करना था कि कौन उसमें फंसता है। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे मैं सफर की थकान से आराम कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा पूरा ध्यान बैठक से आने वाली आवाजों पर था। शाम को माँ ने असामान्य रूप से बहुत सारे व्यंजन बनाए, यहाँ तक कि मेरी पसंद के कुछ पकवान भी मेज पर रखे गए। ऐसा व्यवहार मेरे लिए लगभग अजनबी था। खाने के समय माँ बार बार मेरी प्लेट में खाना डालती रही। शियाओ फेंग, तुम बहुत दुबले हो गए हो और खाओ, जल्द ही घर छोड़कर चले जाओगे। मैंने चुपचाप खाया, लेकिन मन पूरी तरह सतर्क था। मैं लगातार सोच रहा था आखिर उनका असली उद्देश्य क्या है, वे कब अपनी असली चाल चलेंगे। रात का खाना खत्म होने के बाद पिताजी ने अचानक गला साफ किया, फिर गंभीर स्वर में कहा, शियाओ फेंग, इस बार तुम्हें वापस बुलाने का एक कारण था। मैंने सिर उठाकर उनकी ओर देखा, चेहरे पर हल्की जिज्ञासा दिखाई। क्या बात है? पिताजी ने माँ की तरफ देखा। माँ ने तुरंत बात संभाली, तुम्हारी बहन की हालत बहुत खराब है। तुम जानते हो गाँव वाली घटना ने उसे कितना बड़ा झटका दिया है। वह अब लगभग अवसाद में है, कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। पिताजी ने आगे कहा, तुम उसके जुड़वा भाई हो, बचपन से सबसे करीब रहे हो। हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन उसके साथ रहो, उसे समझाओ, उसका मनोबल बढ़ाओ। मैं चुप रहा, बस उन्हें बोलने दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि ये असली बात नहीं है, ये सिर्फ प्रस्तावना है। कुछ देर की खामोशी के बाद माँ फिर बोली, खून का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, तुम्हें अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कमरे का माहौल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। तभी अचानक लिन शियाओ शाओ ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। भैया, मुझे पता है मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। उसने होंठ काटे, फिर लगभग रोते हुए बोली, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? अगर मैं उसकी सच्चाई नहीं जानता था तो शायद उस अभिनय पर विश्वास भी कर लेता, लेकिन अब मैं उसके हर शब्द के पीछे छिपा स्वार्थ साफ देख सकता था। मैंने बिना किसी भावना के पूछा, सीधे मुद्दे पर आओ, तुम लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हो? मेरे शब्द सुनकर तीनों कुछ पल के लिए चुप हुए। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो तय कर रहे हो कि अब सच बताया जाए या नहीं। आखिरकार पिताजी ने गहरी सांस ली और वो बात कही जिसके लिए उन्होंने मुझे वापस बुलाया था। हम चाहते हैं कि तुम एक साल और रुक जाओ। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा, शायद इसलिए नहीं कि उनकी बात समझ नहीं आई, बल्कि इसलिए कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वे इतनी बेशर्मी से यह सब कह सकते हैं। पिताजी ने मेरी चुप्पी को अपनी सुविधा के मुताबिक समझा और आगे बोले, तुम चाहो तो इस साल फोर्स ना करो, एक साल और पढ़ लो, अगले साल तुम्हारी बहन के साथ फिर से परीक्षा दे देना, तब तक वह भी तैयार हो जाएगी। माँ तुरंत बीच में बोल पड़ी। उनकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उस मिठास के पीछे गणना छिपी हुई थी। देखो शियाओ फेंग, तुम इतने होशियार हो, एक साल और पढ़ लोगे तो और अच्छा ही होगा, और तुम्हारी बहन भी इस बार समझ जाएगी। अगर इस बार तुम दोनों साथ साथ अच्छे कॉलेज में चले गए तो हमारे घर की कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। सोचो, हमारे परिवार से दो दो बच्चे टॉप यूनिवर्सिटी में, ये तो कितनी बड़ी बात होगी। मैंने उन दोनों को देखा, फिर हल्के से हंस पड़ा। उनकी बात इतनी हास्यास्पद थी कि मुझे गुस्सा आने के बजाय हैरानी हो रही थी। मेरे हाथ में अब पहले ही क्लियर एडमिशन था, तो फिर मैं दोबारा क्यों पढ़ता? मैंने शांत स्वर में पूछा, और मेरी यूनिवर्सिटी का क्या? पिताजी ने बिना झिझक जवाब दिया, अरे वो तो बस एक कागज ही तो है, अगर तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो अपने आप रद्द हो जाएगा। तुम बड़े हो, समझदार हो, बहन के लिए थोड़ा त्याग कर दोगे तो क्या हो गया? आखिर बाद में श्याओ श्याओ जब सफल हो जाएगी तो तुम्हें भूल थोड़ी जाएगी, उसकी कमाई में भी तुम्हारा हिस्सा रहेगा ही। उनकी ये बात सुनकर मुझे सच में हंसी आ गई, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं थी, वह हंसी थी उस सड़ान की जो इतने सालों से मेरे भीतर जमा होती रही थी। मैंने साफ साफ कह दिया, नहीं, बस एक शब्द। लेकिन उसके बाद कमरे का माहौल तुरंत जम गया। पिताजी का चेहरा उतर गया, माँ की मुस्कान भी गायब हो गई। लिन श्याओ श्याओ ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहले अविश्वास था, फिर गुस्सा, और फिर नफरत। पिताजी कुर्सी से उठ खड़े हुए, उनकी आवाज अब सख्त हो चुकी थी। लिन फेंग, ये क्या तरीका है? हम तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं और तुम सीधे मना कर रहे हो। मैं भी उठ गया। अब मेरा स्वर भी ठंडा था, क्योंकि इसमें सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी जगह छोड़ दूं, अपनी क्लियर हुई सीट छोड़ दूं, और फिर एक ऐसे इंसान के लिए दोबारा बैठूं जो इस बार मुश्किल से 157 नंबर ला सका। किस लिए? किसी और के सपनों की कीमत पर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? माँ की आवाज अचानक ऊंची हो गई, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है और तुम भाई हो। भाई होकर बहन की मदद नहीं करोगे तो फिर किस काम के? मैंने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही पुरानी बात थी, वही पुराना पक्षपात, वही पुरानी बेरुखी। मैंने धीमे स्वर में कहा, मैंने उसकी मदद की है 18 साल तक। आप लोगों ने उसे सब कुछ दिया और मुझे गाँव में फेंक दिया। अब जब उसने खुद अपनी हालत बना ली तब आपको मेरी याद आई। अब मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी गलतियों की भरपाई करनी होगी। पिताजी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, कटोरियां हल्की सी उछल गईं। तुम्हारा यही रवैया है? हाँ, मैंने साफ कहा, यही है, मैं ये नहीं करूंगा। और फिर मैं मुड़कर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। पीछे से लिन श्याओ श्याओ की चीख सुनाई दी, लिन फेंग, तुम्हारे वो मार्क्स मेरे होने चाहिए थे, तुम बिना मेरे कुछ नहीं हो। मैंने कदम रोक दिए, धीरे से मुड़ा और उसे देखा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मेरे नंबर मैंने खुद लिखे हैं, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें जो फायदा मिला वो तुम्हारी किस्मत थी। कोई अधिकार नहीं। लिन श्याओ श्याओ के होंठ कांप गए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन इस बार मैं उस नाटक में नहीं फंसने वाला था। माँ तुरंत मेरे सामने आ गई, जैसे अपनी बेटी को ढाल की तरह बचा रही हूँ। उनकी उंगली सीधे मेरी तरफ उठी। तुमने बहन को इस हालत में ला दिया और अब भी तुम्हें जरा सी शर्म नहीं है? मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। शर्म? आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं? अब मुझे उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं लग रहा था। मैं बिना कुछ और बोले अपने कमरे में चला गया और पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर लिया। बाहर तुरंत शोर मच गया। किसी ने कुर्सी खींची, किसी ने गुस्से में कुछ पटका, और फिर पिता की तेज आवाज गूंजी, लिन फेंग, आज तो तुझे समझा कर रहेंगे। माँ रोने चीखने लगी। लिन श्याओ श्याओ भी कमरे के बाहर खड़ी होकर चिल्ला रही थी। पूरा घर जैसे उबलती हुई कड़ाही बन गया, लेकिन मैं दरवाजे से टिककर खड़ा रहा,
आंखें बंद की और सांस को स्थिर किया। इस बार मैं अंदर से बिल्कुल शांत था। आज की लड़ाई बस शुरुआत थी। रात बहुत लंबी थी, मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। आंखें बंद थी लेकिन कान हर हल्की आवाज पर लगे हुए थे। करीब 2 बजे के बाद मुझे बाहर कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। वह पिता और माँ की आवाजें थी। माँ बहुत धीमे बोल रही थी, क्या हमें रात में ही इसकी चीजें समेट लेनी चाहिए? अगर इसके पास आईडी और एडमिशन लेटर नहीं रहेगा तो फिर ये जा कैसे पाएगा? पिता ने दबे स्वर में जवाब दिया, पहले इसे सोने दो, कल सुबह देखेंगे, अब इसे यहाँ से निकलने नहीं देना। मेरी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। तो यही था उनका असली प्लान, मुझे इस घर में कैद करना ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी न जा सकूं, ताकि मेरी सीट अपने आप खत्म हो जाए। मैंने छत की तरफ घूरते हुए लंबी सांस ली। अब और इंतजार नहीं। अगली सुबह मैंने पहले दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा। जैसा मुझे शक था वह बाहर से लॉक थी। मैंने खिड़की की ओर देखा, बाहर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, यानी भागने का कोई आसान रास्ता नहीं था। मैंने तुरंत अपने बैकअप फोन से कमरे का वीडियो चेक किया। रिकॉर्डिंग लगातार चल रही थी, सब कुछ साफ था। अब बस सही मौके की जरूरत थी। मैंने पुराने कपड़ों के नीचे छिपा कर रखे गए छोटे कैमरे को भी एक बार फिर जांचा। हर चीज तैयार थी। फिर मैंने मोबाइल नेटवर्क की मदद से अपने 2 साथियों को संदेश भेजा, अगर 48 घंटे में मेरा जवाब न आए तो पुलिस को सूचित कर देना। साथ ही अपने लाइव लोकेशन शेयर कर दी। कुछ सेकंड बाद जवाब आने लगे, भाई सावधान रहना, हम तैयार हैं, कुछ भी हो बस एक मैसेज कर देना। उनके शब्द पढ़कर मन थोड़ा हल्का हुआ। कम से कम इस दुनिया में कुछ लोग तो थे जो मेरे साथ थे। दोपहर के करीब माँ एक कटोरे में गर्म दलिया लेकर आई। उनके चेहरे पर नकली मुस्कान थी। खा लो, कल रात से कुछ नहीं खाया। मैंने कटोरे को देखा, फिर उनकी आंखों में कुछ गलत जरूर था, लेकिन मैं चुप रहा और हल्का सिर हिला दिया। उन्होंने कटोरा मेज पर रख दिया, फिर ऐसे बोली जैसे कोई सलाह दे रही हो, लिनफेंग, माँ की बात मानो, जिद्दी मत बनो, बाहर की दुनिया में तुम्हें कौन संभालेगा? तुम्हारा दाखिला हो भी गया तो फीस, रहने का खर्च, खाना पीना हम एक पैसा नहीं देंगे, तुम आखिर में खुद ही लौट आओगे। मैंने उनसे कोई जवाब नहीं दिया। वे समझ गई कि मैं अब भी नहीं झुक रहा। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई, और सोच लो, तुम्हारा एडमिशन लेटर भी हमारे हाथ में आ सकता है। अगर तुम मान गए तो सब ठीक रहेगा, अगर नहीं। वे आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी आंखों से साफ था कि आगे क्या कहने वाली थी। मैंने फिर भी चुप्पी नहीं तोड़ी। वे बाहर चली गईं और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अब मुझे साफ दिख रहा था, वे मुझे दबाव में लाकर तोड़ना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मैं कब से टूट चुका था। और जब कोई आदमी अंदर से टूट कर पत्थर बन जाए तो उसे डराना आसान नहीं होता। अगले 2 दिन मैं बिल्कुल शांत रहा, न भागने की कोशिश की, न बहस की, न शोर मचाया।